कल हमने कुछ खुशी का इजहार किया था और कुछ खुशी आपसे शेयर भी की थी, क्योंकि राना सनाउल्लाह साहब ने कहा था कि बहरान जो है वो रुक गया है या थम गया है या टल गया है। अब ये ना बहरान रुका है, ना थमा है और ना ही टला है। इस वक्त जो मामला नजर आ रहे हैं उसे तो कॉन्फ्रंटेशन इज ऑन द राइज, और ये कॉन्फ्रंटेशन का जो मामला है ये सुप्रीम कोर्ट और पार्लियामेंट के दरमियान है। ऑफकोर्स पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसमें एक जरूरी इसमें एक इंग्रेडिएंट है। और जो है मामला इस वक्त तरफ जो बार बार लार्जर बेंच की बात कर रहे थे कि 4-3 का फैसला है, आया 2-3 का फैसला है पंजाब की इलेक्शंस के हवाले से। और याद रहे कि खैबर पख्तूनख्वा भी 90 दिन हो रहे हैं, लेकिन उस पर तो रजिस्ट्रार की फीस भी नहीं जमा कराई जाती। ये सीरियसनेस है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की। लेकिन साथ ही साथ आज चीफ जस्टिस साहब ने फ्लेक्सिबिलिटी दिखाई है कि उन्होंने लार्जर बेंच बना दिया है, और ये लार्जर बेंच बना है उस बिल के पेश नजर जो कि पार्लियामेंट में मंजूर हुआ है और मुश्तरका तौर पर सेनेट से भी मंजूर हो चुका है। सदर साहब ने इस पर सिग्नेचर्स नहीं किए थे, वापस भेज दिया था, उसमें कुछ मजीद अमेंडमेंट्स की और उसके बाद उसको जारी कर दिया गया है। और ये एक्ट बनने में भी इसको टाइम है। और ये सवाल भी उठ रहा है क्या कोई बिल इस तरह से चैलेंज किया जा सकता है इन अ फुल कोर्ट बेंच। और याद रहे कि ये 8 मेंबर बेंच जो है वो नहीं है जो 4-3 के दौरान एक फैसला कुन मरहला जो आया था। अब जो कॉन्फ्रंटेशन है कि ये 6 जज साहिबान जो इसमें हैं बहुत मुअज़्ज़ज़ हैं हमारे लिए, लेकिन हम तो वही कह रहे हैं जो हमने सुना है कि पाकिस्तान बार काउंसिल में बड़ा शोर मचा था कि इनकी सीनियरिटी को ओवर रूल कर इस बुनियाद पर जूनियर्स को सामने लाया गया है, और ये मुतनाज़े भी हुए थे। अब ये जज साहिबान है और ये बात बड़ी वाज़ेह होनी चाहिए कि हम ख्याल बेंच होगा, और जिसका इस वक्त हमारे पास जो इमेज है वो यही है कि मैं अभी रोस्टर देख रही थी जो रजिस्ट्रार साहब ने जारी किया है कल की समाअत के लिए, और वो उसका जो टाइटल है वो ये फॉर सेटिंग असाइड द सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिसेस एंड प्रोसीजर बिल 2023। और इसमें जस्टिस मुनीब अख्तर साहब है, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर साहब है, मज़ाहिर नकवी साहब है। अब जाहिर है कि जुडिशल काउंसिल में जो भी मामला चल रहा है नकवी साहब के हवाले से वो मैटर नहीं करता, और चीफ जस्टिस की वही पोजीशन है जो पहले भी रही थी कि मैं इनके साथ खड़ा हूँ। राना सनाउल्लाह साहब ने कल ये बात किस बुनियाद पे की थी, क्या उनको गारंटीज मिली थी, इस पर हम बात करेंगे, क्योंकि आज राना सनाउल्लाह साहब ज्वाइन करेंगे कुछ मिनट बाद। लेकिन सबसे पहले हमने तकलीफ दी है, हमारे साथ मौजूद है इरफान कादिर साहब। बहुत शुक्रिया सर, आई नो इट्स एन ऑड टाइम और रमजान के महीने में, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस ऑन वेरी शॉर्ट नोटिस। ये बता दीजिएगा सर कि आपको क्या लग रहा है ये जो मुझे इसकी जो हेडिंग है वही है कि फॉर सेटिंग असाइड द सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल। इरफान कादिर साहब, अगर आप मुझे थोड़ा सा आइडिया दे सकें सर कि ये सुप्रीम कोर्ट ने हम ख्याल बेंच तो बना लिया, लेकिन इसका जो टाइटल है क्या वो अंग्रेजी में कुछ इस तरह लग रहा है या वाकई आपको लग रहा है कि फैसला तो हो चुका है फॉर सेटिंग असाइड? ये तो ऐसे ही है जैसे आप लिखे कि सेटिंग असाइड समथिंग which is yet to come into existence, यानी एक चीज जो फिलहाल एग्जिस्ट ही नहीं करती उसको ये सेट असाइड करने के लिए ये बेंच बना दिया गया। और फिर जैसे आपने कहा कि एक तो इसमें वो लोग हैं जिसको कि हम ख्याल बेंच कहते हैं, जिसमें कि चीफ जस्टिस साहब के साथ बशमूल 3 और जज साहिबान हैं जो कि बार बार उनके साथ बैठते हैं, और उसके अलावा जो बाकी 4 हैं ये वो हैं जो कि आउट ऑफ टर्न सुप्रीम कोर्ट में लाए गए हैं, सीनियर जजेस को सुपरसीड करके हाई कोर्ट से उनको यहाँ लेके आए हैं। तो ये बहुत ही लॉप साइडेड बेंच है, और ये उस जो रिसेंट फैसला था अभी जस्टिस फायद ईसा का बेंच फॉर्मेशन पे, उसकी भी ये इन वायलेशन ऑफ दैट ये बेंच बनाया गया है। और आसान बात तो ये थी कि अगर उन्होंने 8 जजेस का बनाना भी था तो कम से कम दूसरे 3 सीनियर जजेस को तो शामिल कर लेते, जिसमें जस्टिस फायद ईसा, जस्टिस मंसूर और जस्टिस वो सरदार तारिक मसूद, उन तीनों को भी बीच में ले आते। लेकिन चीफ जस्टिस साहब इतनी बंद गली में फंस गए हैं कि वो कोई भी एक ऐसा जज नहीं लाना चाहते जहां पे कि कोई डिफरेंट व्यू पॉइंट को एक्सप्रेस कर सके। तो ये तो उनकी एक लग रहा है कि एक्सट्रीम इंटेलेक्चुअल वीकनेस इस वक्त उसका शिकार हो चुके हैं कि वो ये बर्दाश्त ही नहीं कर सक रहे कि कोई ऐसा जज बीच में बैठ जाए जो कि एक उनको डिफरेंट स्पेक्ट्रम, एक डिफरेंट वॉइस उसकी हो या एक डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू हो। तो ये मैं समझता हूं कि इस वक्त इसकी लेजिटिमेसी जो है इस बेंच की न सिर्फ कि वो नहीं है, बल्कि मंतकी एतबार से इस तरह का बेंच बनाना, लेजिस्लेशन जो है उसको तो आप सस्पेंड भी नहीं कर सकते, और यहाँ लेजिस्लेशन वजूद में भी नहीं आई और आप एक बेंच बना रहे हैं। तो ये मैं समझता हूँ कि मेरे नजदीक तो ये मिसकॉन्डक्ट है इन हालात में चीफ जस्टिस के पार्ट पे। तो आप क्या मशवरा देंगे, क्योंकि आपने रिप्रेजेंट भी किया है इलेक्शन कमीशन को भी, हुकूमत को भी, आप क्या एडवाइस देंगे कि कल किस चीज पर जाके वकील अपने दलाइल दें, क्योंकि ऑलरेडी फैसला अगर हो चुका है तो फिर दलाइल किस चीज के देने हैं, क्या सुनवाई होनी है कल?
मेरा ख्याल है वकीलों को बताना चाहिए चीफ जस्टिस को कि जी आपके जो इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स हैं पहले वो दूर करें, फिर अपने जो ब्रदर जजेस हैं उनके जो फैसले हैं आप उनको माने, और जब तक आप अपने हाउस को इन ऑर्डर नहीं करते आप इस तरह से गवर्नमेंट को और पार्लियामेंट को तय करने की कोशिश ना करें, बल्कि आप पहले सुप्रीम कोर्ट के उन फैसलों की तो पासदारी करें जो कि आप नहीं कर रहे। तो आपकी उनको बताएं कि आपके इस बेंच बनाने की कोई लेजिटिमेसी नहीं है, और गवर्नमेंट जो है इस तरह से अगर आप वायलेट करेंगे और पार्लियामेंट को कोशिश करेंगे अनकॉन्स्टिट्यूशनली सब्जुगेट करने की या अंडरमाइन करने की, तो हुकूमत आपका साथ इन चीजों में नहीं देगी। एंड चीफ जस्टिस शुड बी टोल्ड पॉइंट ब्लैंक, देयर शुड बी नो सेकंड ओपिनियन अबाउट इट। अच्छा सर, अभी ये जो एक मुतनाज़ फैसला पहले भी मौजूद है, वो 4-3 और 3-2 की डिवीजन अब तक वाजे नहीं हो पाई है। जाहिर है पार्लियामेंट के फायदे में है कि ये थोड़ा मर्की वाटर्स में ही रहे फैसला, और ठीक है पार्लियामेंट नहीं कराना चाहती इलेक्शन, या पार्लियामेंट ने पोजीशन ले लिया कि हमने पैसे नहीं देने। अब इलेक्शन कमीशन ने मातहत अदलिया की बात तो सुन ली, लेकिन अब वो फिर अपने इख्तियारात का खुद तजावुज करने के लिए उन्होंने सेनेट से रब्ता किया कि हमें बता दें फिर हमारा क्या इख्तियार रह गया है अगर सुप्रीम कोर्ट ने हमें बताना है। और आज सुप्रीम कोर्ट इस पर भी बरहम हुई है, आपने उनकी वर्डिंग्स भी पढ़ ली है कि ये तो मामला जो है कंटेम्प्ट की तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है। इस पर आपकी क्या एडवाइस होगी मौजूदा हुकूमत को सर? इस पे मेरी यही एडवाइस होगी कि ये जो फैसला है 4-3 का, ये सुप्रीम कोर्ट के 4 जजेस कह रहे हैं 4-3 का, जबकि चीफ जस्टिस साहब वाला बेंच कह रहा है कि ये 3-2 का है। तो फिर मैं कहूंगा कि ये एक इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट है, इसको रिजॉल्व करें। आप ये 3 जजेस जो 3-2 कह रहे हैं, वो कैसे 4-3 की नफी करके हुकूमत को नोटिस इशू कर सकते हैं? हरगिज नहीं कर सकते। तो मैं समझता हूं कि गवर्नमेंट को बिल्कुल, जो गवर्नमेंट की जो भी लीगल टीम वहां पे मौजूद होगी, उनको चीफ जस्टिस को बताना चाहिए कि आप इस तरह की चीजें ना करें जिससे कि जुडिशरी को भी आप अंडरमाइन करें और जुडिशरी की आप तस्दीक करवाएं इस तरह से एज एन इंस्टीट्यूशन। तो आप पहले अपने इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स रिजॉल्व करें ताकि आपके इन फैसलों में लेजिटिमेसी का आंसर जो है मिल सके। फिलहाल आपके फैसलों की जो लेजिटिमेसी है वो भी वांटिंग है और ट्रांसपेरेंसी भी नजर नहीं आ रही जिस तरीके से कि आप बेंच बना रहे हैं। अच्छा सर, भारत का बड़ा एग्जाम्पल दिया जाता है कि जी देखिए इंडिया में इस तरह के कवानीन है, इंडिया में इस तरह के जनरल्स हैं, इंडिया में इस तरह के कोर्ट मार्शल हो जाते हैं। इंडिया में आपको भी याद होगा जो जज साहिबान आके उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। क्या हम उस डिस्टर्बिंग चीज को हम दोबारा रेप्लिकेट करने तो नहीं जा रहे इस मुल्क में? बिकॉज नाउ थिंग्स आर लुकिंग लाइक दे कमिंग टू मतलब कोई बहुत ही सरफेस पे आ गया है मामला, या तो मजीद बिगड़ेगा, और पार्लियामेंट और सुप्रीम कोर्ट अगर आमने सामने हो गए तो फिर नुकसान तो अवाम का ही होगा, और फैसलों को नहीं माना जाएगा आगे जाके, जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौकफ है कि आज सुप्रीम कोर्ट के फैसले की तौसीह नहीं की गई तो आगे जाके आप इसको कैसे करेंगे? तो इसको भी जरा फरमा दीजिएगा सर, इस पर क्या पोजीशन है आपकी? फिलहाल तो पार्लियामेंट और सुप्रीम कोर्ट आमने सामने नहीं है, बल्कि सुप्रीम कोर्ट आपस में तकसीम हो चुकी है और सुप्रीम कोर्ट के कुछ जजेस जो हैं वो कुछ दूसरे जजेस के आमने सामने हैं। तो इन हालात में इससे पहले एक चीफ जस्टिस आए थे जो बहुत ओवरबेयरिंग हो गए थे और उन्होंने कोशिश की थी अपने ब्रदर जजेस को सब्जुगेट करने की, सिर्फ इसलिए कि उनके पास पावर थी बेंचेस बनाने की। तो आप जानती हैं कि फिर वो क्या हुआ था, जस्टिस सजाद अली शाह को इवेंचुअली घर भेज दिया गया था। तो वो एक एग्जाम्पल है पाकिस्तान की अपनी जुडिशल हिस्ट्री में। तो चीफ जस्टिस साहब जो हैं ये भी बड़ी जल्दी इसी तरह से तन्हाई का शिकार होंगे। बेहतर तो ये था कि अब तक ये रिजाइन कर देते, लेकिन ना सिर्फ कि ये रिजाइन नहीं कर रहे बल्कि इनमें एक डिफाइंस का एलिमेंट है कि कॉन्स्टिट्यूशन को डिफाई कर रहे हैं, लॉ को डिफाइन कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन को डिफाई कर रहे हैं, और अब ये चाह रहे हैं कि पार्लियामेंट को भी डिफाई कर दें। तो कब तक ये सब को डिफाई करेंगे? मेरा ख्याल है वो वक्त आ गया है जबकि इनके अपने इर्द गिर्द जो है वो घेरा तंग हो जाएगा। अच्छा, ये आखिर में फरमा दीजिएगा कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जिस तरह से एक सदर साहब ने भेजा था, पिटिशन दायर किया था, एक केस दायर किया था जस्टिस काजी फायज जैसे के असासे के हवालों से, अब आपको पता है कि उसको भी वापस विड्रॉ कर लिया इस मौजूदा हुकूमत ने, लेकिन उसका भी फैसला महफूज ही हुआ है। उनको मंसूर अमान साहब को, अटॉर्नी जनरल को सुन तो लिया चैम्बर्स में, लेकिन अब तक वो फैसला भी सामने नहीं आया। कल फायज ईसा साहब के हवाले से एक वजारती बयान भी सामने आया जिसका कहा जा रहा था कि वो माफी है, लेकिन मेरा तो नहीं ख्याल कि वो माफी है। इस पर भी जरा नजर डाल दीजिएगा सर, क्योंकि आज बार काउंसिल तो कह रही है, जस्टिस जमाली भी गए थे
सेनेट में, तो देन व्हाट इज द प्रॉब्लम इफ जस्टिस काजी फायज ईसा वेंट? तो जज पकड़ रहा है कि अंदर से ये भी आवाजें अब आ रही हैं कि जस्टिस काजी फायज ईसा भी ओवरस्टेप कर रहे हैं या क्या कर रहे हैं। इस पर आपके थॉट्स? इस पे मैं बड़ा क्लियर हूं कि कई दफा यहाँ पे हमारे अदालती तकारीब हुई हैं, वहां पे प्राइम मिनिस्टर्स को बुलाया जाता है, पार्लियामेंटेरियंस को, मिनिस्टर्स को बुलाया जाता है, हमारी कॉन्फ्रेंसेस पे पार्लियामेंटेरियंस को, सुप्रीम कोर्ट की कॉन्फ्रेंसेस पे बुलाया जाता है। ये उसी तरह का कन्वेंशन था। जब मैं अटॉर्नी जनरल था तो उन दिनों में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने एक कॉन्फ्रेंस की थी, मुझे भी मदऊ किया था, सारे सुप्रीम कोर्ट के जजेस थे और चीफ गेस्ट जो थे मनमोहन सिंह प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया थे। तो इस तरह की इंटरमिंगलिंग जो है जजेस की और प्राइम मिनिस्टर्स की और फेडरल मिनिस्टर्स की हमेशा हर मुल्क में होती है। और फायज ईसा जो गए थे वो सबके सामने बीच में बैठे हुए थे, छुप के मिल नहीं रहे थे, और फायज ईसा ने खुद कोई ऐसी बात नहीं की जिससे ये जाहिर हो कि वो शायद किसी किस्म की कोई सियासत में मुलव्वस थे। हरगिज को उसमें कोई गलत बात नहीं थी। उस बात को खामखा उछाला जा रहा है और पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग करने की कोशिश की जा रही है। अगर आप इजाफा कर दें कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जो जस्टिस काजी फायज ईसा के हवाले से गई थी सदर की एडवाइस, तो सदर साहब तो ये हक रखते हैं और इस वक्त कंटेम्प्ट का हक रखती है सुप्रीम कोर्ट इस वक्त मौजूदा हुकूमत के खिलाफ या प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ। पार्लियामेंट के पास क्या इख्तियार है कि वो चीफ जस्टिस के हवाले से क्या एक्सट्रीम मेजर ले सकते हैं लीगली? पार्लियामेंट एक्सट्रीम मेजर एक ले रहा है जिसमें कि वो जो चीफ जस्टिस साहब की जो ये जो एक आर्बिट्ररी एक अथॉरिटी जो उन्होंने अपने पास कर ली है और अपनी मर्जी से जो बेंच बनाए जा रहे हैं जिसपे कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस को कहना पड़ा कि इट्स अ वन मैन शो, वो एक अच्छा कानून बनाने जा रहे हैं जिससे कि सुप्रीम कोर्ट को एम्पावर करेंगे और एक इंडिविजुअल जो है उन्होंने अपने आप को जो इंस्टीट्यूशन को इंडिविजुअलाइज करने की कोशिश की है। असल में अब उसी इंडिविजुअल को खत्म करके तो बाकी इंडिविजुअल्स को इंस्टीट्यूशनलाइज करना चाह रही है पार्लियामेंट, ताकि इंस्टीट्यूशन को स्ट्रांग किया जाए, ना कि एक इंडिविजुअल जो है वो स्ट्रांग हो जाए। ठीक है, बहुत शुक्रिया कादिर साहब, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। सॉरी अगर मैंने ज्यादा वक्त ले लिया हो आपका। आई थैंक यू सो मच शॉर्ट नोटिस पे ज्वाइन करने के लिए। इरफान कादिर साहब के अपने व्यू पॉइंट सुने, रात का इंतजार जारी है क्योंकि जाहिर है आज हज़रत अली के हवाले से जो प्रोसीडिंग्स हो रही हैं, प्रोसेशंस हो रही हैं, उसमें थोड़ा ट्रैफिक का मामला भी है, फोन लाइंस भी आज ब्लॉक्ड हैं, अब तक जैम है, बहुत सारे एरियाज में फोन लाइंस नहीं काम कर रही है। वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट टू गेट इन टच विद हिम। स्टे विद अस, वी विल सी यू आफ्टर ब्रेक। And welcome back. As promised, we are back with Rana Sanaullah साहब. Thank you, Rana साहब, आपने वक्त निकाला हमारे लिए. I'll get straight to the point, Sanaullah साहब, कि मामला इस वक्त ये है कि जो लार्जर बेंच का मामला आप लोग उठाना चाह रहे थे दूसरे केस में, अब एक और नया बेंच बन गया है और वो 8 मेंबर बेंच है और उसकी जो इस वक्त रोस्टर जारी किया है जो रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट है, उन्होंने कहा है उसका जो टाइटल है वो है फॉर सेटिंग असाइड द प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल 2023। तो अभी तो ये पहले आर्ग्यूमेंट है कि ये आया कि ये कबल अज वक्त है या नहीं, लेकिन तदरीस के हवाले से ये भी कहा जा रहा था कि गुनाह जो हुआ नहीं उसकी सजा से उसका सजा का जो है वो पहले से ही तय कर ली, उसकी सजा क्या होनी है। अब गुनाह हुआ या नहीं हुआ लेकिन सजा उनको मिल गई क्योंकि उनका वोट इस्तेमाल नहीं हुआ था जहां तक नेशनल असेंबली का मामला है। लेकिन जाहिर है फिर चीफ मिनिस्टर भी उस तरह से निकल आए, रिव्यू आप लोगों का कभी सुना नहीं गया। अब ये 6 मेंबर्स भी वो हैं जो कि मुतनाज़ हो चुके हैं कि इनको ओवरस्टेप किया गया, इन्होंने ओवरस्टेप किया सीनियरिटी के हवाले से और बहुत ज्यादा तनाज़ा रहा। और अब एक हम ख्याल बेंच है, इसमें मेरा नहीं ख्याल कि कोई दो राय है, लेकिन अब हुकूमत जो है वो कल अगर अपने आप को रिप्रेजेंट करती है तो आपके पास ये बेसिस पे कि फॉर सेटिंग असाइड है ये बिल, फॉर सेटिंग असाइड ये बेंच बना है, तो इसमें दलाइल फिर कौन से सुने जाएंगे? नहीं, देखें, ये जो हम ख्याल बेंच बना है तो उसके हम ख्याल होने में भी कोई जो है वो कमी नहीं है, कोई शुबा नहीं है, और उसने जो फ़ैसला करना है वो भी पूरी दुनिया को यहाँ है कि वो क्या फ़ैसला करेंगे। और इस बेंच का बनाया जाना जो है वो इटसेल्फ जो है वो आइन और कानून के मुताबिक नहीं है, क्योंकि एक ऐसा लॉ जो अभी मार्ज़ वजूद में नहीं आया, अभी इन प्रोसेस है और पार्लियामेंट ने उसे पास करके भेजा है, 10 दिन के इख्तिताम के ऊपर वो इनएक्ट होगा। तो उसे प्रीएम्प्ट करना और उसे पहले ही एक बेंच बना देना जो है ये इंतहाई अफसोसनाक, इंतहाई जो है वो दुख की बात है। और तवक्को नहीं की जा सकती इंसाफ के वान में बैठे मुअज़्ज़ज़ जज साहबान से कि वो एक ऐसा कदम जो है वो उठाएंगे। इससे पहले एक ऐसा फ़ैसला हुआ है
जिसे इस पूरी लीगल फ्रेटर्निटी जो है, बरादरी जो है, वो री राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन का नाम दे रही है, जो कि अदालत उज़्मा किसी तौर पे जो है वो नहीं कर सकती। तो इस सूरत हाल में जो है वो हम अपने इस एहतजाज को, अपने इस एतराज़ को जो है वो रखेंगे। और वैसे भी एक कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है चीफ जस्टिस साहब का, उसे तो इस बेंच को वैसे ही हेड नहीं करना चाहिए, और इसके में सीनियर 3 जजेस जो हैं उनको शामिल किया जाना चाहिए, जबकि सीनियर 3 जजेस को जो है वो शामिल नहीं किया गया। तो ये सारी वो चीज़ें हैं कि वो इस बेंच की अफादियत और एक मॉरल अथॉरिटी जो है उसे खो देती हैं। तो हमें तो अब भी ये उम्मीद है कि जब हम सुबह ये एतराज़ उठाएंगे तो चीफ जस्टिस साहब जो है इस बेंच को जो है वो डिज़ोल्व करके या तो नए सिरे से बेंच बनाएंगे, या कम से कम आइनी और कानूनी तौर पे जो उनके ऊपर फ़र्ज़ है उसका वो इंतज़ार करेंगे। और जब ये कानून बन जाएगा तो उसके बाद फिर उसका जायज़ा लें। वो आइन उन्हें इख्तियार देता है, वो उसके मुताबिक वो जायज़ा लेके अपना फ़ैसला करें। सर 90 दिन में इंतखाबात नहीं होंगे, ये बात तो मतलब रुख रोशन की तरह वाजे है, ये तो कोई कह नहीं सकता कि हो सकते हैं। अब ज़ाहिर पैसे भी नहीं दिए गए, इस पर भी एतराज उठ गया है, कंटेम्प्ट का मामला भी आ सकता है। आपके पास एज पार्लियामेंट ये इख्तियार तो है कि आप बिल पास कर सकते हैं, लेकिन आपके एक फैसले को ओवरस्टेप कर सकते हैं, ओवरसाइड कर सकते हैं, ओवरराइड कर सकते हैं, ओवरराइड कर सकते हैं। इस मामले में आपके पास क्या ऑप्शन है पार्लियामेंट के पास? नहीं, देखें, कोई फ़ैसला ऐसा है ही नहीं है जिसे हमें जो है वो ओवरराइड करने की ज़रूरत है। ये जो 3-2 का फ़ैसला है, ये तो मिनॉरिटी जजमेंट है ना। मिनॉरिटी जजमेंट जो है वो हुक्म का दर्जा इख्तियार नहीं कर सकती। मेजॉरिटी जजमेंट जो है वो जो 4-3 से, तो उससे तो वो सो मोटो जो है वो खारिज हो चुका है। तो ये मामला जो है ये पहले हाई कोर्ट्स में पेंडिंग था, उसे नए सिरे से वहाँ पे उठाया जाए और वहाँ पे डिसाइड हो, और उसके बाद वो अपील जो है वो सुप्रीम कोर्ट में आए। तो इसलिए कोई ऐसा फैसला फील्ड में है ही नहीं जिसकी हम कोई हुक्म अदूली करें या जिसको इम्प्लीमेंट किया जाए। सर वो तो फरमा रहे हैं राना साहब के शहबाज शरीफ साहब सीखे जो इस वक्त हुआ है आजाद कश्मीर के प्राइम मिनिस्टर के साथ, उससे हमारे प्राइम मिनिस्टर ये सीखे शहबाज शरीफ साहब के चिमटे नहीं रहना चाहिए सीट से और छोड़ देना चाहिए, ये एडवाइस उनकी जो है। और ये कह रहे हैं कि जी उसके बाद फिर हम भी पब्लिक में जाएंगे, हम भी रोडों पर आएंगे। मतलब ये कोई तसादुम को हल करने का मामला तो है नहीं। बातचीत के लिए इमरान खान साहब कह रहे हैं कि हम एक कमेटी भेज देंगे, मैं नहीं जाऊंगा। तो ये मामला कैसे सुलझेगा? और ये सुप्रीम कोर्ट की जो कंपोजिशन है इन एनी केस, अब तक तो इसका इख्तियार चीफ जस्टिस के पास ही है। अब मैं और आप इस पर कितना एतराज भी कर लें, बहरहाल तो उनका मानना पड़ेगा फैसला। बात नहीं, सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो है वो चीफ जस्टिस हो या कोई जज हो, सब की आइनी पोजीशन, लीगल पोजीशन जो है वो बराबर है। जो बात 4 जजेस कह रहे हैं वो फाइक है आइनी और कानूनी तौर पे 3 जजेस के फैसले के ऊपर। तो मामला ये है कि ये जितना भी आप इस बहरान को गहरा या बड़ा या सीरियस जान लें, ये तो 1 मिनट में ये मसला हल हो जाता है। तमाम बार्स ने कहा, तमाम लॉ नोइंग लोगों ने कहा, पॉलिटिकल पार्टीज ने कहा, अगर आज या सुबह चीफ जस्टिस साहब जो है वो फुल कोर्ट बना दें और इस मामले को जब वो अगले 3-4 दिन में डिसाइड कर दें तो मामला ख़त्म हो जाएगा। तो अगर वो नहीं करते तो फिर दूसरा इसका रास्ता ये है कि इमरान खान जो है वो इंसानी रवैये अपनाए, सियासतदान बने, सियासतदानों के साथ बैठे। ये धमकियाँ देना और ये कहना कि मैं उसको नहीं छोड़ूंगा, मैं इसको नहीं छोड़ूंगा, मैं ये कर दूंगा, अगर ये नहीं करोगे तो मैं ऐसे करूंगा, ये छोड़ दे। ये उसने पिछले 5 साल हुकूमत में करके भी देख लिया है, 4 साल। उससे पहले 2014 से लगा हुआ है, 10 साल उसको हो गए हैं। अब भी इस हाल में उसने सारा कुछ करके देख लिया है। उसकी ऐसी जो है वो मुतकब्बराना और ज़िद्दी और घटियापन के सामने जो है वो कोई भी कंप्रोमाइज़ नहीं करेगा। वो फिर अगर इस साइड पे चलेगा तो फिर चले जहाँ तक भी चलना है, लेकिन उसकी तमाम तर जिम्मेदारी जो है वो उस पे होगी, वो हमारे ऊपर नहीं होगी, क्योंकि हमने हर मरहले के ऊपर अब इन्फ्लुएंस इतनी होगी है कि आपको अमेरिकी कांग्रेस में सियासत करने की बात की है।
अमरीकी कांग्रेसमैन भी इन्वॉल्व हो रहे थी, वो इमरान खान साहब डजंट स्टॉप देयर, मतलब वो तो अमरीकी कांग्रेस को भी बता रहे हैं कि आप बताएं पाकिस्तान में क्या हुआ है आसिफ स्वाति के साथ, क्या हुआ है अमीन गंडापुर के साथ, क्या हुआ है फवाद चौधरी साहब के साथ। तो वो तो आपको फंडामेंटल राइट सिखवा रहे हैं अमरीकी कांग्रेसमैन से। तो अमरीका तो जाहिर है हमारा एलाय है, हम उसके साथ चलते हैं। चले ये मैं समझता हूँ कि मैं समझता हूँ कि अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि अमेरिका का जो है वो ज़मीर जाग उठा है। उसके कांग्रेसमैन जो है वो ह्यूमन राइट्स के ऊपर जो है वो पुकार उठे हैं। उन्हें अमीन गंडापुर और शहबाज गिल के मुजालम जो हैं वो नज़र आ गए हैं। उन्हें जो है वो वानी शहीद का के ऊपर होने वाला जुल्म नज़र नहीं आया। उसे 1 लाख से ज़्यादा शहीदों और उनकी फैमिलीज़ के ऊपर होने वाला जुल्म जो है वो कश्मीर में नज़र नहीं आया। दरअसल ये सारा वहाँ पे जो ह्यूमन राइट्स का शोर हुआ है, ये वहाँ पे जो लॉबीज़म किया जा रहा है और जिसके ऊपर बेदरेग पैसे खर्च किए जा रहे हैं, जिसके ऊपर फराह गोगी की जो कमाई है अरबों में, जहाँ से लूट के जो है वो बाहर पहुँचाई गई है, ये वो कमाई बोल रही है। ये उस कमाई से जो है वहाँ पे लॉबियाँ जो है वो ख़रीदी गई हैं और वहाँ पे जो है वो इमरान खान की सियासत के लिए और उसके बयानी के लिए जो है वो काम हो रहा है। तो ये पाकिस्तान का ही पैसा है जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो है वो खर्च हो रहा है। ये फराह गोगी की कमाई बोल रही है। और इसमें ह्यूमन राइट्स का जितना मामला है वो सभी को पता है कि अमेरिका के इन कांग्रेसमैनों को ह्यूमन राइट्स कितने अजीज़ हैं या ये उनके ऊपर कितने फ़िक्रमंद रहते हैं। सनाउल्लाह साहब, ये जो आपने फरक गोगी वाला मामला इसका मेंशन किया है, तो मैं मेंशन कर देती हूँ। फरक गोगी है, तोशाखाना रेफरेंस है, मनी लॉन्ड्रिंग है, फॉरेन फंडिंग है, ममनुआ फंडिंग कह लीजिए, ये तमाम तर चीजें उनके मुताबिक, इमरान खान साहब के मुताबिक तो उनके खिलाफ 143 केस हैं, आज 144वां भी लग गया है। अब हम यहाँ तक आ गए हैं कि हम किसी के निकाह की बात, किसी की इद्दत की मुद्दत, वैसे तो ये खबर पहले भी आ गई थी, इसको पहले भी रद्द कर दिया गया था, लेकिन अब एकदम से मुफ्ती सईद साहब 5 साल बाद उनको याद आया कि वो निकाह जो था वो ठीक नहीं था, और फिर मैंने दोबारा निकाह पढ़ाया। तो वो 5 साल तक की खामोशी, इस वक्त बोलना, ये कहा जा रहा है कि जो कल तक आपके लिए थमा रहे थे मामलात को या खत्म कर रहे थे इस बहरान को, वो आज फिर कार्य फरमा है। तो ये कल तक आप कह रहे थे कि वो थम गया है, तूफान थम गया है, बहरान, तो वो क्या हुआ सर कल और आज में? क्योंकि बहरान थमने में दिखाई तो नहीं दे रहा। नहीं देखें, हमारी जो असेसमेंट है, और ये बात मैंने पहले भी कई दफ़ा कही है, कि ये बदबख्ती है, बदनसीबी है इस मुल्क और कौम की कि इसमें एक ऐसा शख्स सियासत में वारद हो चुका है जो सरता पा एक फितना है। और ये फितना जो है जब तक इसका कौम इदराक नहीं करेगी, इसकी शनाख्त नहीं करेगी और इसे अपनी वोट की ताकत से माइनस नहीं करेगी, ये फितना जो है इस मुल्क में सियासी इस्तेहकाम नहीं आने देगा। ये फितना और फसाद ही फैलाएगा। और ऐसे फितनों की, ऐसे लोगों की मिसालें दुनिया में मौजूद हैं। हिटलर भी बड़ा पॉपुलर था, वो भी बड़ी ज़बरदस्त तकरीर करता था, लेकिन उस वक्त भी लोग कहते थे कि अगर कौम इसके पीछे लगी, ये इस कौम और मुल्क को हादसे से दो चार कर देगा। उसने फिर देखे कैसे हादसे से दो चार किया। 50 साल वो कौम जो है वो ग़ुलाम रही और वो ताक़यामत जो है वो पीछे चली गई। वरना अगर वो कौम अगर ये हादसा ना होता उस कौम की ज़िंदगी में, वो लीड कर रही होती दुनिया को। ये अमेरिका और चाइना से वो आगे होती, जितनी वो वाइज और जर्री और मेहनती कौम है। तो ये अगर कौम इसका इदराक नहीं करेगी तो ये फितना जो है ये इस कौम को किसी हादसे से दो चार कर देगा। बाकी इसकी इस्लाह मुमकिन नहीं है। अगर कोई ये समझे कि ये इंसान बन जाएगा, ये नहीं बन सकता। ये अच्छा यही सर, कुछ ही करेगा जो पिछले 10 साल से ये कर रहा है। राणा साहब, क्योंकि आपके ऊपर एक झूठा मुकदमा बनाया गया, एंड आई नो कि आपके लिए जरा ये थोड़ा सेंसिटिव टॉपिक है, लेकिन मैं समझ सकती हूँ कि उस वक्त आप कितनी तकलीफ से गुजरे होंगे, और जिस तरह आपको रखा गया, जो आपके मामलात थे, हम सब ने इसके ऊपर आवाज उठाई। वो एक फेक केस था, लेकिन वो फिर भी आपको अरेस्ट करके रख लिया उन्होंने, आपको कितना उन्होंने मतलब तंग भी रखा। लेकिन इमरान खान साहब के खिलाफ कोई मुकदमा जो है वो स्टिक नहीं करता। अब ये भी एक मुकदमा आ गया, इसकी क्या सजा होगी, इसके ऊपर क्या नहीं, होगा? मुकदमा उसके ऊपर देखें ना, देखें नहीं, देखें सना साहिबा, मुकदमा देखें, मुकदमा मेरे ख़िलाफ़ उसने जाली मुकदमा बनाया। उस मुकदमे की सज़ाए मौत थी। जी। तो अगर ऐसा मुकदमा हम इसके ख़िलाफ़ बनाएं तो इसको भी 6 महीने जेल में रहना पड़ेगा।
लेकिन मामला ये कि हमने तो उसके ख़िलाफ़ जो मुकदमा बनाया वो वही बनाया जो उसने कहा। मिसाल के तौर किसी जज के ख़िलाफ़ या किसी अदारे के ख़िलाफ़ या कोई उसने जलसे में जो तकरीर की, वही लफ्ज़ जो उसने अदा किए उन्हीं का मुकदमा बनाया। तो वो मुकदमा जो है वो फिर जिस नोयत का बनता है तो उसमें फिर ज़मानत भी हो जाती है। अगर कोई अरेस्ट हो तो तीसरे दिन, नहीं तो छठे दिन जो है वो बेल पे आ जाता है। हमने कोई अगर अगर हम नैब के डेकोरियन और ब्लैक लॉ को अमेंड ना करते और उसमें इन सब को पकड़ लेते तो ये 90 दिन के जो बुक हो जाते ना पहले दिन ही, और उसके बाद 6 माह 8 माह से साल से पहले ज़मानत ना होती। तो हमने तो वो उस लॉ को जो है वो ख़त्म किया, क्योंकि हमारी ये कमिटमेंट थी कि ये कानून जो है ये एक जो है वो स्याह कानून है और हम जब आएंगे तो इसको जो है वो ख़त्म करेंगे। वरना अगर हम उसे रखते और इनके ख़िलाफ़ इस्तेमाल करते तो ये कभी इनकी ज़मानतें 6-6 महीने से पहले ज़मानतें ना होती। अगर हम इनके खिलाफ यानी आप रियासत को इस्तेमाल कर रहे थे और आप इनके अदालत खिलाफ अदालत को इस्तेमाल कर उसके रहे हैं। बयान की बजाय या फवाद के बयान की बजाय उनके खिलाफ जो है वो 15-15 किलो हीरोइन और चरस डाल देते तो उनकी ज़मानत भी जो है वो 3 महीने 6 महीने ना होती। हमने तो जो कहा है, जो ट्वीट उन्होंने किया, उनके खिलाफ FIR दर्ज हुई, आज तक वो उसका इनकार नहीं करते कि हमने ये बात नहीं कही। हमने जो कहा है उसी के ऊपर उनको जो है वो अदालत के सामने पेश किया है। अब अदालत बेल ले ले, मुकदमा खारिज कर दे, ये अदालत की सवाबदीद है। लेकिन हमने उसमें एक लफ्ज़ का ना इजाफा किया ना उसमें कमी की। हमने कहा जी ये किया है, हमारी दानिश में उसका ये जुर्म बनता है, और 24 घंटों में अदालत में पेश किया। अदालत आगे फैसला करे जुर्म बनता है या नहीं बनता। नहीं, लेकिन फिर इमरान खान साहब को एडवांटेज क्या था कि पूरी रियासत उनके कंट्रोल में थी, वो एक पेज पे थे, जुडिशरी के हवाले से भी, फौज के हवाले से भी एस्टैब्लिशमेंट उनकी मानती थी, तो ये उनको लीवे दिया कि जो है हमने सबूत तो अल्लाह को देने, अल्लाह जान भी अल्लाह को देनी और सबूत भी अल्लाह को देने हैं। वो तो कभी सबूत आपके भी ना दे पाए, लेकिन फिर भी आप अरेस्टेड रहे। तो इमरान खान साहब के जो वाज़ेह तौर पर केसेस नजर आ रहे हैं, क्या इस वजह से है कि आपके साथ ज़ाहिर नहीं है? नहीं, देखें केसेस जो है ना, केसेस हमारा जो जुडिशल सिस्टम है उसमें देखें केसेस टाइम लेते हैं। हमारे ख़िलाफ़ भी तो ये 4 साल लगा रहा है ना, तो कितने केसेस ने फाइनल करवा ली हैं या कितनों को सज़ा करवा दी है मासवा मियां नवाज शरीफ के। और वो भी आपको पता है कि उनकी सज़ा अगर मॉनिटरिंग जज ना बैठते तो वो भी ना होती। तो मामला ये है कि हमारा जुडिशल सिस्टम ही दरअसल ऐसा है, उसमें टाइम लगता है। ये 4 सालों में कुछ नहीं कर सके, तो हम अब 11 महीनों में जो है ये तवक्को करें कि सारे केस जो है वो डिसाइड हो जाएं। बाकी जो तोशाखाना की चोरी है उसमें कोई शक है? जो इसने वो 50 अरब रुपए का टीका लगाया है कौमी ख़जाने को, और 5 अरब रुपए की 458 कनाल एक और 240 कनाल एक सहावा में और बनी गाला में ली है। रजिस्ट्री है इसके नाम, इसकी अहलिया मोहतरमा के नाम, फरा गोगी के नाम। वो बाकायदा हमने रजिस्ट्रियाँ पेश की हैं, इंतकार हुए हैं, इनकार नहीं कर सकता। ये कह नहीं सकता कि मैंने जो है वो रजिस्ट्रियाँ नहीं करवाई और उसी प्रॉपर्टी टाइकून से करवाई हैं। ये कह नहीं सकता कि मैंने उसे कोई एक दबड़ी भी अदा की है। मासवा इसके कि जो उसके 50 अरब वहाँ पे डूबे हुए थे, मनी लॉन्ड्रिंग में ज़ब्त थे, वो जाके जो है वो ऑफिशियल स्टेटमेंट दे के काबीना की तरफ से तो उसे जो है वो उसके अकाउंट में मुंतकिल करवा दिया। तो ये चीज़ें तो 2 जमा 2 4 हैं। ठीक है सर, मेरे पास वक्त हमें बड़े पॉइंट सवाल पूछना चाहती हूँ, 2-3 सवाल रह गए सर। PDM और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक पेज पर है इस हवाले से कि कॉन्फ्रंटेशन अगर हुई तो पार्लियामेंट विल स्टैंड इट्स ग्राउंड। ये पार्लियामेंट क्या क्या करेगी स्टैंड? मैंने कहा विल स्टैंड इट्स ग्राउंड, मतलब वो डट के खड़े रहेंगे या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ कोई अलग है कि कोई रफा दफा होना चाहिए मामले को या कुछ फ्लेक्सिबिलिटी? अगर कोई गैर आइनी, अगर देखें कोई गैर आइनी गैर कानूनी फैसला होता है तो पार्लियामेंट जो है उसको रद्द कर देगी। और पार्लियामेंट जो है वो हम तो खैर पार्लियामेंट से बाहर जा ही नहीं सकते। हम वी आर लेकिन बिलावल साहब वाज़ेह तौर पर कह रहे हैं कि हमें डरना चाहिए कि जब हमारे हाथ से इख्तियार निकल जाएगा, ये मुल्क ही निकल जाएगा और जमहूरियत के लिए ये काला दिन होगा, ये स्याह दिन होगा। ये तो वो बात बड़ी ओपनली कह रहे हैं कि किसी थर्ड इंटरवेंशन की कोशिश की जा सकती है। आपको भी खतरात लाहक है? नहीं, कोई ऐसी इंटरवेंशन का जो है वो कोई ख़तरा नहीं है। इस्टेब्लिशमेंट इस बारे में पूरी तरह से क्लियर है। वो आइन, कानून और पार्लियामेंट के साथ खड़ी है। वो आइन और कानून के साथ खड़ी है और उनका जो अपना किरदार है उस किरदार के अंदर वो अपना रोल जो है वो निभाएंगे।
मुझे नहीं लगता कि वो कोई इस किस्म की जो है वो सोच कहीं पाई जाती है। लेकिन सर पाकिस्तान में यही होता रहेगा कि कभी कोई एक इदारा अपने दायरा कार में नहीं रहेगा, कभी कोई एक इदारा न्यूट्रल हो जाएगा, कभी कोई एक इदारा नॉन न्यूट्रल रहेगा, तो मतलब यही मामला चलते रहेंगे या कोई ऐसा दौर भी हम देखेंगे जब सब न्यूट्रल हो जाएंगे? मेरा 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 ख्याल है कि ये शायद आखिरी मार्का हो, और ये फितना जो है, इस फितने के माइनस होने के बाद और इस कज़िया जो अब इस वक्त दरपेश है, इसके रिज़ॉल्व होने के बाद शायद चीज़ें जो है वो स्मूथली फैल मतलब जाएं। एंड यही कि इमरान खान साहब को माइनस करना है। इससे ज़्यादा क्या हो सकता है? एंड ये इमरान खान साहब को माइनस करना है। हाँ जी, हाँ या नहीं? नहीं नहीं, नहीं नहीं, मैं उसके कोई यानी पर्सन या वजूद की बात नहीं कर रहा, मैं उससे पॉलिटिकल उसके वजूद की बात कर रहा हूँ कि ये फितना है एक। आप ठीक देखें है। ना, इस उसकी फ़िलॉसफी क्या है? अपने मुखालफ को गालियाँ दो, उन्हें चोर कहो, उन्हें डाकू कहो, अपने लोगों को कह रहा है कि अपने मुखालफ अगर तुम्हें किसी जगह बाज़ार में या किसी जगह सफ़र करते बस में मिल जाए उनको गालियाँ दो। माओं को कहता है छोटे बच्चे जो प्रेप के बच्चे हैं, वो कहते हैं इन बच्चों को समझा के भेजो, वो स्कूल में दूसरी जमातों के बच्चे